तो क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इसके रीजन क्या होते हैं? तो रीजन वही सेम मिक्स बोल सकते हो, स्मोकिंग अल्कोहल, मॉडर्न लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेजी स्टाइल, विटामिन की कमी, ठीक है भाई। डायबिटीज और डायबिटीज दोनों में सेम सेम आ गया। अब फीमेल में अलग क्या लिखना है? पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की ओवरी के अंदर सिस्ट बन गए हैं। और क्या लिखोगे? इम्बैलेंस हार्मोनल का, और हार्मोनल इम्बैलेंस क्या कस करेगा? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है भाई। तो ये हो गए यहाँ पे रीजन इनफर्टिलिटी के, समझे भाई एक बार। तो मैंने बताया कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको कुछ क्लिनिक्स असिस्ट करते हैं ताकि वो चाइल्ड बियर कर सकें, और उन क्लिनिक्स को या उन टेक्निक्स को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये आर्ट होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके अंदर होता है आईवीएफ, ईटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। विट्रो मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन अगर होती है टेस्ट ट्यूब में, स्टेप्स क्या होते हैं? स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, ओवा को कलेक्ट किया जाता है। ओवा को कैसे कलेक्ट करेंगे? मान लो ओवा नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हो रहा ढंग से, तो जीएनआरएच के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। जीएनआरएच कब लगाया जाता है? जब फीमेल मीनोपॉज के पास होती है, ठीक है, जब जीएनआरएच लगाया जाता है ज्यादातर। स्पर्म को क्या किया जाता है? इजैकुलेशन करके स्पर्म को कलेक्ट करके स्पर्म को वॉश और सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है रोटेट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में। फर्टिलाइजेशन करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, और एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक है? अगर स्पर्म कम है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं भाई। और अगर जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो जाइगोट अगर 8 सेल तक डिवाइड कर गया है तो उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फैलोपियन ट्यूब में, तो उसे कहते हैं जिफ्ट। 8 से ज्यादा डिवाइड कर गया है तो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, उसे कहते हैं आईयूटी। और अगर गैमेट को डायरेक्ट फीमेल के ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पर्म को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें ये आता है कि गिफ्ट को हम यूट्रस में क्यों नहीं करते? क्योंकि एम्प्यूला पे फर्टिलाइजेशन होती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना सना? ठीक है, तो इसलिए इसको हम फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। नेक्स्ट, अगर स्पर्म है ही नहीं भाई, अगर स्पर्म है ही नहीं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी पड़ती है। और जो करता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म जो डोनेट करता है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड या डोनर, ठीक है। अब आता है फीमेल का केस। तो फीमेल के केस में मान लो फीमेल का यूट्रस सुटेबल नहीं है, सारी चीजें ओके हैं, ओवा भी प्रोड्यूस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, पर यूट्रस फीमेल का कैसा है? छोटा है या बहुत ज्यादा थिन है, और उसमें क्या नहीं हो पा रहा है? इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा। तो फीमेल जो है उसका चाइल्ड बार बार गिर जा रहा है। कहते हैं कि चाइल्ड क्या कर जा रहा है? बार बार गिर जा रहा है। ये कहते हैं बच्चा गिर जा रहा है या डाई हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि भाई फीमेल के यूट्रस कैसा है? छोटा है या थिन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन होता है सैरोगेट मदर। क्या होता है? सैरोगेट मदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाता है अगला हेडिंग, जिसका नाम होता है सैरोगेट या सूरोगेट मदर, ठीक है। तो सैरोगेट मदर या सूरोगेट मदर का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है व्हेन फीमेल यूट्रस इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो जब फीमेल का यूट्रस सुटेबल नहीं होता इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, तो व्हेन फीमेल यूट्रस इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, देन सैरोगेट या सूरोगेट मदर इज यूज्ड टू डेवलप चाइल्ड। दे आर यूजुअली, तो ये कौन होते हैं ज्यादातर? तो दे आर यूजुअली या कॉमनली कौन होते हैं? फैमिली का ही कोई होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि फीमेल को अटैचमेंट हो जाती है बच्चों से, तो मना कर देती है देने से कि भाई मैं अपना चाइल्ड नहीं दे रही, ठीक है। मतलब जो फीमेल सैरोगेसी कर रही है वो मना कर देती है, ज्यादातर ये होता है। तो दे आर कॉमनली क्लोज रिलेटिव, ठीक है, तो दे आर कॉमनली क्लोज रिलेटिव्स। तो ये हो गया सैरोगेट मदर, सुरोगेट मदर। क्लियर है भाई? तो इसमें होता क्या है सुरोगेट मदर में कि मदर को जो है रेंट पे लिया जाता है कि भाई आप 9 मंथ तक मेरा चाइल्ड डेवलप करो और इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। टॉपिक या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मान लो,
क्योंकि एसटीडी किसी में है किसी में नहीं है, तो करवानी तो खैर है ही। तो टॉपिक का नाम है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये फोर्थ टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बताया नहीं, तुम जा कहाँ रहे हो? नहीं जा तो वही रहा हो, बता नहीं रहा। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड अबॉर्शन। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि जो ओरल पिल होती है क्या वो एमटीपी में आएगी? बताओ, ओरल पिल एमटीपी में या अबॉर्शन में आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, जो पिल्स होती हैं वो अलग चीज होती हैं, वो आती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में। अबॉर्शन का मतलब होता है ऑपरेट करके पूरा निकालना चाइल्ड को, ठीक है। तो ये अबॉर्शन अलग चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन होती है वॉलंटरी, ठीक है, रिमूवल या टर्मिनेशन, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। तो चाइल्ड के कंप्लीट डेवलप होने से पहले प्रेगनेंसी को रोक देना इज कॉल्ड एमटीपी, ठीक है। एमटीपी जो है वो इंडिया में लीगलाइज करी गई, इज लीगलाइज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में कब लीगलाइज करी गई? इन 1971 में, ठीक है, इन 1971 में। तो 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया कि तुम्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, एमटीपी को करने के लिए। तो इसके अंदर कोर्ट से परमिशन लेने के लिए क्या कर दिया गया? अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ रूल्स बोल दिए गए कि उनको फॉलो करना है। तो अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो खैर अभी भी पैसे लेके कर देते हैं। इसके बाद आता है इसको कब तक किया जा सकता है? तो इट इज डन विद इन 12 वीक्स। बताओ 12 वीक्स का मतलब क्या हुआ? विद इन 12 वीक्स। तो 12 वीक्स का मतलब कितने महीने का बच्चा? 3 महीने, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर से पहले करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर टर्मिनेशन करनी है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि 3 मंथ के बाद कोर्ट परमिशन देगी नहीं देगी, क्योंकि उसमें डेथ होने के चांसेस रहते हैं मदर के, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आफ्टर 3 मंथ। तो आता है इसके रीजंस, कब कब परमिशन मिल सकती है। तो पहला हो सकता है भाई इट इज डन इन केस ऑफ रेप। मान लो फीमेल जो है उसने बताया ही नहीं किसी को और वो प्रेगनेंसी लेके उसको काफी टाइम हो गया है, ठीक है। और इफ मदर हैव एडवर्स साइड इफेक्ट। तो मदर को अगर बच्चे से खतरा हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, तो उस केस में भी इसको क्या कर देंगे हम? टर्मिनेट करवा सकते हैं परमिशन लेके। नेक्स्ट आता है, किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करा और कॉन्ट्रासेप्टिव ने काम नहीं करा, क्योंकि हर कॉन्ट्रासेप्टिव 100% क्या नहीं होता? इफेक्टिव नहीं होता। तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है फीटस हैव डिसऑर्डर। बच्चे को क्या आएंगी भाई? बीमारी है, तो फीटस हैव डिसऑर्डर। और रीजन हो सकता है कि भाई पहले से 4-5 बच्चे हैं, तो हैविंग ऑलरेडी 2 to 3 चाइल्ड। तो अगर पहले से बच्चे हैं तो उस केस में भी इसका अप्रूवल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एमटीपी जो है इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला बिकॉज ऑफ अमीनोसेंटेसिस। तो अमीनोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसकी वजह से किसको ज्यादा बढ़ावा मिला?
एमटीपी को, जो तुम पढ़ चुके हो अमीनो सिंथेसिस के बारे में। तो तुमने क्या पढ़ा था कि भाई जो चाइल्ड होता है उसके आसपास एक लेयर होती है, इसका नाम एमनियन होता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में से चाइल्ड की सेल को लिया जाता है और सेल को टेकन करके उसको क्या किया जाता है, रीड किया जाता है फॉर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। रीड किस लिए किया जाता है? फॉर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। अब इसकी दिक्कत क्या होने लगी भाई? एबनॉर्मलिटी से दिक्कत क्या होने लगी? जेनेटिक एबनॉर्मलिटी से दिक्कत क्या होने लगी? फीमेल फीटिसाइड होने लग गया, है ना? हाँ, जेनेटिक क्या होने लगी? एबनॉर्मलिटी होने लगी, बच्चे के अंदर क्या होने लगी? प्रॉब्लम होने लगी। तो इस केस में क्या करना पड़ा भाई? इसको बैन करना पड़ा इंडिया में, ठीक है। तो अमीनोसेंटेसिस जो है, अमीनोसेंटेसिस जो, इसमें तुम्हें क्या लिखना है? इट डिटेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। ये किस चीज को डिटेक्ट करता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। मैं टेक्निक के बारे में दोबारा क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं इसके बारे में। तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से डिटेक्ट होते हैं वो लिख लो यहाँ पे। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है ये? जेनेटिक डिसऑर्डर के ही आते हैं दो एग्जांपल, जिसमें आता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये अगले चैप्टर में आएंगे, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, और फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन क्या आया था उसकी जरा बात करता हूँ। टर्नर सिंड्रोम, TURNER, टर्नर सिंड्रोम, ये जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो है क्वेश्चन क्या आएगा, बट तुमने देखा होगा क्लेफ्ट लिप, देखा क्लेफ्ट लिप क्या होता है? व्हाट इज क्लेफ्ट लिप? देखा है? देखो जो लिप्स होते हैं उन लिप्स में तुमने देखा होगा कि जो अपर लिप्स है उसके ऊपर तो यहाँ पे एक तरीके से डिवीजन होती है, लोअर लिप्स प्लेन होते हैं एकदम। किसी किसी के लोअर लिप में भी क्या होता है? डिवीजन होती है, अंदर की तरफ गया हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लेफ्ट लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो क्लेफ्ट लिप है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ना वो जेनेटिक में आता ना वो मेटाबॉलिक में आता। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। तो सवाल ये आता है कि अमीनोसेंटेसिस इन चार बीमारी में से कौन सी बीमारी को नहीं बता सकता? तो आंसर क्या आएगा? क्लेफ्ट लिप। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर लगेगा वो उस पर टिक नहीं लगाना है, ठीक है। और ये कब समझ में आएगा? ये समझ में आएगा जेनेटिक्स में, क्योंकि जेनेटिक्स में डिस्कस कर रखा है कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने 3 लिख दिए, 3 इसलिए लिखे क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन में लिखा हुआ था क्लेफ्ट लिप, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और फिनाइल कीटोनूरिया। तो कायदे से जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश, ठीक है। और एग्जाम में जब भी अमीनोसेंटेसिस आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना कि अमीनोसेंटेसिस तुम्हें पूरा लिखना है, कहीं तुम सोचो